We discuss about बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ करंट और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करता है। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो मूविंग चार्जेस है या तो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ऐसा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोक्स 1820 में ओर्स्टेड ने किया था। बाद में तुरंत ही, मुझे याद है तक ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद ही तुरंत ही बायो और सावर्ट नाम के 2 साइंटिस्टों ने उसका एनालिसिस और डिटेल में डीपली स्टडी करके ये मैग्नेटिक फील्ड का लॉ दिया जो करंट के वजह से जनरेट हो रहा है। और ये लॉ, ये न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है या तो कूलम्स का लॉ है, ऐसा ही इनवर्स स्क्वायर लॉ है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड 2 मास की प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, या तो कूलम्स का जो लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी चार्ज की प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। ऐसे ही ये बायो-सावर्ट ने लॉ दिया और उन्होंने ये बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो करंट एलिमेंट के यानी कि उसके सोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए उनका सोर्स है मास, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए उनका सोर्स है चार्ज, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के लिए उनका सोर्स है मूविंग चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ये करंट एलिमेंट के यानी कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, और जहाँ जिन पॉइंट पर हम ये मैग्नेटिक फील्ड की गिनती कर रहे हैं उसी वहाँ से उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होता है। ऐसा लॉ बायो-सावर्ट ने दिया। आइए अब हम ये लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ हमने ऐसे एक ये कंडक्टर कंसीडर किया है। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर एक्स वाई, और उनमें ये डायरेक्शन में ऐसे करंट आई फ्लो हो रहा है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उनका बहुत छोटा सा पार्ट, इनफाइनेटसिमल पार्ट, ये डीएल कंसीडर करते हैं हम। और ये जो छोटे से पार्ट है ये उनको हम करंट एलिमेंट बोलेंगे, और ये करंट एलिमेंट होगा आईडीएल। ये छोटे से पार्ट की लेंथ है डीएल और ये करंट एलिमेंट को हम बोलेंगे आईडीएल। और ये आईडीएल हमारे लिए वेक्टर होगा। हम जानते हैं कि करंट आई की डायरेक्शन होती है लेकिन ये वेक्टर नहीं होते, इसलिए उनके वेक्टर की डायरेक्शन की साइन हम ये करंट एलिमेंट को असाइन कर देंगे, यानी कि डीएल हमारे लिए ये जो छोटा सा इनफाइनेटसिमल लेंथ एलिमेंट है वो वेक्टर होगा और उनकी डायरेक्शन ये होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी ये छोटे से पार्ट पर। और अब हम ये करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ दूरी पर ये पॉइंट कंसीडर करते हैं। ये दूरी है आर और उसके पोजीशन वेक्टर है ये आर वेक्टर, और ये पॉइंट को हम पी बोल देते हैं। तो ये पॉइंट पी पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो बायो-सावर्ट के लॉ से दिया जाता है। और बायो-सावर्ट लॉ ये कहता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटे से करंट एलिमेंट आईडीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको अगर हम डीबी बोले तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शन में यानी कि आईडीएल के प्रोपोर्शन में और उनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि वेक्टर फॉर्म में उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ आएगा ये आर वेक्टर, ऐसे हम ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाती है, यानी कि यहाँ वेक्टर का ऑर्डर है, पहले करंट एलिमेंट उनकी डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन, और ये पोजीशन वेक्टर आर कैप, यानी कि ये दोनों को कंटेन करने वाले पेज में अगर हम राइट हैंड का हेड रख के ये राइट हैंड स्क्रू को ये पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट करें तो ये ऐसे रोटेट होगा, यानी कि
उसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, यानी कि ये डायरेक्शन हमें इनवर्ड नॉर्मल मिलेगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ये पी पॉइंट पर इनवर्ड नॉर्मल होगी, और उसे हम जानते हैं, उसे हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। और ये जो हमें वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड मिला, ये वेक्टर फील्ड को हम ऐसे ये फॉर्मूला को स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ म्यू 0/4 पाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई। ये करंट एलिमेंट आई डी एल, ये भी वेक्टर है आई डी एल क्रॉस। हम जानते हैं वेक्टर की डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू होता है ये वेक्टर अपॉन उसकी वैल्यू, यानी कि मैं यहाँ से ये आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कैप इंटू आर लिख सकता हूँ, यानी कि ये आर उनकी वैल्यू और उनकी डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर ऐसे मैं लिख सकता हूँ अपॉन आर क्यूब। यहाँ से एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये रहेगा आर स्क्वेयर, यानी कि म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वेक्टर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग, आर कैप तो यूनिट वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट को साइन थीटा से डिनोट किया जाता है, यानी कि हमें छोटे से करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, और उनकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड नॉर्मल। ये करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो उनकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड नॉर्मल। और ये जो थीटा है वो करंट एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर के बीच का एंगल है, और ये म्यू 0/4 पाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और म्यू 0 को परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं, और म्यू 0/4 पाई की वैल्यू होती है म्यू 0/4 पाई की वैल्यू 1 मिनट म्यू 0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर स्क्वायर। 1 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, और ये म्यू 0 को परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि बायो-सावर्ट लॉ कूलम लॉ जैसा ही है, यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, यानी कि दोनों लॉ के बीच में कुछ सिमिलरिटी है, तो साथ साथ में कुछ डिफरेंसेस भी है। आइए अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो ये कि ये दोनों लॉ है वो लॉन्ग रेंज फोर्स देते हैं, यानी कि बायो-सावर्ट लॉ हो या कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है, और दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स उनके सोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ लीनियर है, ऐसे ही ये मैग्नेटिक फोर्स उनके सोर्स के साथ यानी कि मूविंग चार्ज यानी कि करंट एलिमेंट के साथ लीनियर है, इसलिए दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करते हैं। दोनों फोर्स के सोर्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स का सोर्स है इलेक्ट्रिक चार्ज, और मैग्नेटिक फोर्स का सोर्स है मूविंग चार्जेस, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि करंट। और ये खास बात कि इलेक्ट्रिक फोर्स है उनका जो सोर्स है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज वो स्केलर है, और मैग्नेटिक फोर्स है उनका जो सोर्स है यानी कि करंट एलिमेंट वो वेक्टर है। अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है यानी कि मैग्नेटिक फोर्स वो सेंट्रल फोर्स नहीं है। पहले तो हम सेंट्रल फोर्स क्या है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो कि ऐसा कोई 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मास या तो 2 पॉइंट चार्ज, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों पार्टिकल की लाइन ज्वाइनिंग के बिटवीन में लगता है, ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। ये दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में लगता है, यानी कि यहाँ चार्ज Q1 हो और यहाँ चार्ज Q2 हो, तो ये लाइन पर ही ये रिपल्जन का या
एट्रैक्शन का फोर्स लगता है, यहाँ 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 ये फोर्स नहीं लगता है। और अगर ये दो मास हो तो मास के केस में भी ऐसा ही होता है। और ऐसे नेचर का जो फोर्स है, ऐसे नेचर के फोर्स एक ही प्लेन में रहता है, यानी कि यहाँ मैंने जो ये प्लेन हमारा पेज है, ये पेज के प्लेन में ही ये लाइन होगी और उसमें ही ये फोर्स लगेगा। ऐसे नेचर वाले फोर्स में एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट रहता है और ऐसे नेचर के फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोला जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्ब फोर्स, ये दोनों सेंट्रल फोर्स है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें तो ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है, क्योंकि ये कभी भी लाइन जॉइनिंग पर यानी कि सेम प्लेन में नहीं रहता। मान लो कि ये डायरेक्शन में यहाँ करंट एलिमेंट है IDL और हम ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये करंट एलिमेंट से ये पोजीशन वेक्टर को ऐसे हम जॉइंट कर देते हैं, तो बाद में हमारा जो ये प्लेन होगा, ये प्लेन पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एग्जैक्ट राइट एंगल पर होता है, यानी कि या तो इनवर्ड नॉर्मल होगा या तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऑलवेज राइट एंगल पर रहता है, कभी भी सेम प्लेन में नहीं रहता, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। हम देखते हैं कि कूलम्ब फोर्स की फॉर्मूला में कोई एंगल डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एंगल पर डिपेंड करता है, यानी कि ये करंट एलिमेंट IDL और पोजीशन वेक्टर के बीच के एंगल पर डिपेंडेड है, यानी कि एंगल 0 होगा, यानी कि हमारा पॉइंट करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में होगा, या तो एंटी पैरेलल के केस में ये डायरेक्शन से एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री होगा। तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो एंगल डिपेंडेड है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी कि एप्सिलॉन 0 और परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम यानी फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी म्यू 0, ये एप्सिलॉन 0 और म्यू 0, ये एप्सिलॉन 0 जो कूलम्ब फोर्स के इलेक्ट्रिक फोर्स में आती है और ये परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फोर्स में आती है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 के बीच में रिलेशन है। और मैक्सवेल ने जब सभी इक्वेशन को मिलाकर अपना फेमस थियोरी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी प्रपोज की, और ये इक्वेशन के एनालिसिस से ये पता चला कि ये एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 के स्पीड ऑफ लाइट के साथ ऐसे रिलेशन दिया जाता है, C इज इक्वल टू √1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू म्यू 0। और हम देखते हैं कि एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 दोनों कांस्टेंट है, इसलिए ये हमें स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट मिलती है, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे।